इनसे विश्वास दिलाती हूँ और इनका अभिनंदन करती हूँ कि अपने अपने बूथ से जिस प्रकार से मुझे इतने अच्छे मार्जिनों से जिताया है, मैं चाहूंगी कि आने वाली विधानसभा का इलेक्शन हमें इससे डबल मात्रा में जिताकर हम मुखी जी की झोली में डालेंगे। यही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी का। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ उन शख्स को जिन्होंने निरंतरी को स्वच्छपुरी बनाया हुआ है। हमारे लोकप्रिय विधायक, कर्मठ विधायक, सबके दिलों में निवास करने वाले आदरणीय डॉक्टर जगदीश मुखी जी श्रीमान कर्म साहब, हमारे इस क्षेत्र की बहुत ही जुझारू निगम पार्षद, जिनके उद्गार भी आपने सुने, बहन रजनी ममतानी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्रीमान नवीन पाड़ी जी, उनकी टीम के अन्य सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, हमारे मंच संचालन कर रहे श्री डी शर्मा जी, हमारे महामंत्री, पूर्व निगम पार्षद बहन डॉक्टर मीना ठाकुर जी, मिसिज मुखी, इस क्षेत्र के मेरे प्यारे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज हमारे राष्ट्रीय नेता जावड़ेकर जी ने, श्रीमान सानी जी ने, श्रीमान डंग साहब ने सारी नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट की सारी बातें की हैं। मेरा काम आसान कर दिया है, मुझे आज भाषण देने की आवश्यकता इस समय नहीं। मैं तो केवल मात्र ये कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का पूरा आभास है, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये मेरे प्रोमिनेंट उन कार्यकर्ताओं की बैठक है जो जान लगाते हैं चुनाव के अंदर, जो मेहनत करते हैं पार्टी के कार्यक्रमों के लिए, जो मेहनत करते हैं पार्टी का संदेश ले जाने के लिए। इसलिए मैं अपनी बात भाषण के रूप में नहीं रखूंगा, आपको कुछ टिप्स ऐसे देना चाहूंगा कि आपने पब्लिक के बीच में जाना है। और मेरा ये मानना है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो आम पब्लिक से हर विषय पर ज्यादा नॉलेज रखने वाला होना चाहिए। जब भी आप पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक में जहां बात करेंगे वहीं आपका टेस्ट होगा। पब्लिक आपसे सवाल पूछेगी, हर मुद्दे पर सवाल पूछेगी। क्यों पूछेगी? इसलिए पूछेगी, आज उनको आशा भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आज की परिस्थितियों पर आपके विचार जानेंगे। कल आप आने वाली पार्टी इस मुद्दे पर आप क्या करने वाले वो आपसे जानना चाहेंगे। इसलिए मैं एक एक मुद्दे की जो चर्चा करूंगा वो इस लिहाज से करूंगा कि आप कुछ पॉइंट्स आपको याद रखें, कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वैसे चक्कर छप लें। मेरा पर्पज इतना है कि जो तथ्य आपको रखेंगे इसलिए रख रहा हूं, पब्लिक के नाते नहीं, कि कुछ आपको याद रह जाएंगे, ताकि आप जब पब्लिक के बीच में जाते हैं अपनी बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप कर सकते हैं।
जहां राष्ट्रीय मुद्दों की बात है, मैं यही समाप्त करता हूं केवल मात्र एक बात कह करके, जो कहा गया बिल्कुल ठीक कहा गया। मोदी जी एक आंधी के रूप में उभर करके आ रहे हैं और उस आंधी को आज दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कल मेरे पास एक सर्वे रिपोर्ट वालों ने एसएमएस किया, आश्चर्यजनक था कि लोग प्रतिदिन 2 करोड़ बार मोदी जी का नाम लेते हैं। 2 करोड़ बार। आप समझ सकते हो क्या? हर व्यक्ति सवेरे से रात तक कितनी बार मोदी की चर्चा करता है। उन्होंने कोई ऐसा सर्वे करके एडअप करके कल मेरे पास शाम ये मैसेज आया शाम। मित्रों, हमें जाकर के वीजा लगवाने के लिए गुजारिश करने की आवश्यकता नहीं है अमेरिका। मैं पिछले चुनाव में मोदी जी के साथ रहा था, इंटीरियर में काम किया। लोगों को हमने ये कहा कि आप गुजरात के अंदर इनको मुख्यमंत्री बनाओ, हम आपको आश्वासन देते हैं, इनको हम प्रधानमंत्री लेके जाएंगे, आपका नया मुख्यमंत्री आपको लेके जाएंगे। क्या है? और मैंने उस समय ये बात भी कही थी वहां पर उन्हें अच्छी तरह से मुझे याद है, मोदी जी साधारण व्यक्ति नहीं है। अब हमें वीजा मांगने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी चिंता कर लें, वो दिन आने वाले हैं, उनको यहां पर वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर पक्षपात लगाएगा। वो दिन कोई भी सरकार देश के चुने हुए प्रतिनिधि किसी भी ओहदे पर है, उसके वीजे पर प्रश्न नहीं लगा सकते। आज यदि लगाया है तो अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। आज मेरी बात को नोट कर लीजिए मित्रों। मोदी जी कह रहे थे कि किसी ने देखा होगा, काम किया होगा, शायद आए होंगे। मेरा तो बहुत निकट का संबंध रहा है। 4 बार उन्होंने वोट ली है मुख्यमंत्री के नाते। 4 बार आपने देखा उनके साथ आगे था। मुझे जो पहली बार जब वोट ली थी, मैं अपनी दिल की बात चाहते हो रहा। वोट के पश्चात 25-30 लोग एक कमरे के अंदर, हमारे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी तरीके ऐसे 20-25 लोग बैठे चाय पर, और वहां पर सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया बता रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लगा, मोदी जी ने पहली बार ओपन के अंदर वोट ली है। पहले कभी किसी ने की, किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई बात की। मैंने कहा मुझे तो अटल जी एक अलग की भावना उत्पन्न हो रही थी, मैं बताना चाहता हूं। कहते क्या? मैंने कहा देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था उस समय कितना खुशी का दिन है। संघ के एक प्रचारक गवर्नर के नाते से संघ के दूसरे प्रचारक को मुख्यमंत्री की ओर दिला रहे हैं, ये मेरे दिमाग के अंदर बात आ रही है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि आप जानते होंगे उस समय जो गवर्नर थे श्रीमान भंडारी जी, प्रचारक थे, जीवन भर के प्रचारक थे, बचपन से आगे प्रचारक। और श्रीमान मोदी जी प्रचारक रहे हैं, विवाह होने के लिए क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो पत्रकार बीच में एक फंसा हुआ होगा, उम्मीद नहीं थी। अगले दिन वहां पर हेडलाइन नहीं थी कि एक प्रचारक ने गवर्नर के नाते से दूसरे प्रचारक को मुख्यमंत्री के नाते से हो गया। अब मुझे नहीं पता, वो मोदी जी जब भी मिल गया ना, कान पकड़ के कहते ये तो बंद। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुख्यमंत्री होने के नाते, इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देने के बावजूद, बड़ी शालीनता के साथ रिपोर्टिंग करते खड़े होकर के
कि मेरी असेंबली सीट में फला पोलिंग बूथ पर मैं पालक हूं और इस पोलिंग बूथ पर इतने वोट में पिछली बार में इतने मिले थे, उससे पिछली बार इतने मिले थे, यानी इतनी जानकारी उनको अपने पोलिंग बूथ पर चिंता करते हैं। आप सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि इतनी अपने बूथ की चिंता करेगा तो दुनिया की कोई ताकत आप अपने बूथ बनेगा। इसके मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज राष्ट्रीय मुद्दे छोड़ करके, भ्रष्टाचार के, महंगाई के मुद्दे छोड़ करके हम कुछ तथ्य अपने पास रख लें। महंगाई के बारे में एक तथ्य रख लें कि आज महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि 2 समय का खाना चुकाना साधारण परिवार के लिए मुश्किल हो गया है। दूसरी बात, ये महंगाई आर्थिक कारणों से नहीं बढ़ी, आर्थिक कारणों से नहीं बढ़ी, ये महंगाई बढ़ रही है गलत आर्थिक निर्णयों के कारण। खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ी, दाल की, चावल, चीनी, गेहूं, दालें इसलिए बढ़ी कि इस सरकार ने गलत आर्थिक निर्णय लिया। अनाज को, खाद्यान्नों को सट्टे की सूची में डाल दिया। हमारा ये मानना है कि सट्टे की सूची में डालने के कारण कीमतें बढ़ी। सट्टे के कारण आज एक उदाहरण, एक दाल का ले लें, उड़द का ले लें, जितनी उड़द पूरे साल के कैसी कह दीजिए ना, पूरे साल के अंदर जितनी उड़द पैदा करता है हिंदुस्तान, उससे 10 गुना उड़द प्रतिदिन सट्टे के अंदर बिकती है। कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? आज हमें खुशी है, ये विषय मैंने उठाया था, बहुत तेजी से उठाया था, हमारे संसद के अंदर उठाया गया और हमें सफलता मिली। आज अनाज को, दालों को सट्टे की सूची से पार कराने के अंदर कामयाब हुए। मित्रों, महंगाई का दूसरा कारण है राजनीतिक भ्रष्टाचार। एक उदाहरण देके अपनी बात स्पष्ट करता हूं। आपको ध्यान होगा बीच में चीनी की कीमतें इमीडिएटली 5-5 रुपए किलो बढ़ी एक दिन के अंदर और स्टील की कीमतें 24 घंटे के अंदर दुगनी हो गई थी। याद है आपको? ये आर्थिक कारणों से नहीं था, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण था। हमारे केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं भाई चीनी की तो कीमतें बढ़ेंगी, कारण उसका ये फसल कम हुई है, आयात हो नहीं पा रहा। क्या मतलब होता है इसका? आप एक सौदा कर रहे हैं, खाद्य मंत्री का एक वक्तव्य से हजारों करोड़ का हेरफेर हो सकती है एक दिन के अंदर। आप ऐसा वक्तव्य देकर के होल्डर्स को एनकरेज कर रहे हैं, उनसे हजारों करोड़ ले रहे हैं, फंड ले रहे हैं और उनको आम आदमी का खून पूछने की इजाजत दे रहे हैं। स्टील की कीमतें बढ़ाने के लिए केवल मात्र में 5,000 करोड़ रुपए देके आए व्यापारी और उन्हें अगले दिन कीमत बढ़ा दी। 200 पब्लिक अकाउंट डबल कीमत एक दिन के अंदर सरिये की सब्सिडियों की हो गई। ये केवल मात्र आर्थिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार। तो दूसरा मैंने कहना, कीमतें राजनीतिक भ्रष्टाचार से बढ़ी। हम उदाहरण लेते हैं, जब हम सत्ता में थे, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हर चीज सस्ती हो गई थी, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, अनाज हो, हर चीज। कोई जादू नहीं किया था, ये भ्रष्टाचार को रोका। आज भी हमारा वादा है, हम सत्ता में आएंगे, कोई जादू की बात नहीं है, प्रोडक्शन काफी है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत होता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो कीमतें नीचे जाए, या प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है कीमतें ऊंची जाती है। ये कौन सा अर्थशास्त्र है? ये अर्थशास्त्र नहीं है। जो अनर्थ कर रहे हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण कर रहे हैं। हम कोई जादू टोना नहीं करेंगे, आकर के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे और कीमतों पर पूरी
तरह से अंकुश लगा के देंगे, ये आप जनता के साथ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हमारे, उम्मीद की जाती थी अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के आने पर अंकुश लगेगा महंगाई पर। एक तो मित्रों याद कीजिएगा, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो हमारा ग्रोथ रेट जो थी वो 11% हो गई थी, और जो इन्फ्लेशन रेट थी 4-4.5% आ गई थी। आज उल्टा हो गया है, ग्रोथ रेट 4.5% हो गई है और इन्फ्लेशन रेट 10-11% हो गई है। ये अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का कमाल है। ये सब क्या पब्लिक के सामने रखें, सीधा पब्लिक को बात समझ में आती है। ये महंगाई हमारे में 4.5% थी जो 11% हो गई, ग्रोथ रेट हमारे टाइम 11-10% थी, वो आज 4.5%। दूसरी बात ले रहा हूं महंगाई के बाद, भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बताया गया, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, 2G स्कैम की बात हो, कोल गेट की बात हो, या अपने आदर्श सोसाइटी की बात हो, आप सब पढ़े लिखे हैं, रोज देखते हैं। ये घोटाले तो हो गए, मैं वो नहीं बता रहा, और उन पर कार्रवाई क्या होगी। मैं दिल्ली की बात करता हूं, 12,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया दिल्ली के अंदर, आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसके चेयरमैन कांग्रेस के ही एमएलए थे डॉक्टर वत्स, उस कमेटी की रिपोर्ट ने भी तारीफ कर दी, सीएजी ने तारीफ कर दी कि जगदीश मुखी ने जो आंकड़े निकाले थे जिस समय निजीकरण किया गया था, उस पर अपनी स्टैंप सीएजी ने लगाई, बाद में पीएसी ने लगाई, और पीएसी के प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया कि केस को सीबीआई को दिया जाए। किंतु सीधा दीक्षित सीबीआई को दे देंगे। आज आप जनता से पूछिएगा, ये महंगाई बिजली की क्यों है, हमारा बिजली का बिल 11 गुना क्यों हो गया, इसलिए हुआ है 12,500 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया गया, उसमें शीला दीक्षित सरकार की बराबर की भागीदारी। बिजली की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं कि ये बिजली कंपनियां आए दिन नया तरीका ढूंढते हैं पब्लिक को लूटने का। एक स्कैम नहीं हुआ, वो पहला स्कैम था, ये हर 3 महीने बाद नया स्कैम तैयार करते हैं पब्लिक को लूटने का। मैं आपको कहानी बता रहा हूं, कहां से शुरू होती है। ये कंपनियां जब आई थी, कहा था कि बिजली देंगे 24 घंटे, और इन्होंने एक ऐड मेरे पास आज भी रखा हुआ, अखबारों में लिखा हुआ कि वी हैड हर्ड हेयर कट ऑफ सो मेनी टाइम्स, हेयर कट, व्हाट इज दिस पावर कट वी डू नॉट नो। यानी वो बॉम्बे की बात कर रहे थे, हमने पावर कट का नाम नहीं सुना। तो भाई आज मेरे इलाके के अंदर अभी 72 घंटे लाइट चल रही है, 72 घंटे रिकॉर्ड। उसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि हम बिजली की चोरी रोकेंगे। इनको 16% जो इन्वेस्टमेंट पर सरकार ने गारंटी दे रखी है, रिटर्न 16%। आज 4% लोग काम करने के लिए तैयार है। इन कंपनियों को 16% रिटर्न की गारंटी दे रखी है इन्वेस्टमेंट पर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चोरी रोकिएगा। कहते चोरी कैसे रोकें, चोरी रोकने के लिए कहा हम पब्लिक के पास जाके छापे नहीं मार सकते। तो शीला दीक्षित को पैसे खिलाए गए और स्पेशल कानून बनाया गया। स्पेशल कानून के तहत आपके घरों के अंदर छापा मारना शुरू किया। पहले छापा नहीं मारना, मुझे आते हैं, कटकटे सामने के आते हैं, आपके कहते हैं कि मीटर खराब है, उल्टे सीधे बिल भेजते हैं। पहले छापा मारने का अधिकार नहीं था। ये स्पेशल कानून बनाया गया, और स्पेशल कानून के बाद, यानी स्पेशल कानून बनाने के बाद ये बात आ गई, हमारे कानून तो मिल गया, हमें पावर मिल गई आपके अब छापा मारने की, किंतु पुलिस साहब चाहिए लोग तो करने नहीं देते।
और पुलिस दिल्ली में अवेलेबल नहीं, इसलिए नया कानून बनाया इन कंपनियों को ऑब्लाइज करने के लिए, क्योंकि पैसे खाए थे कि इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया पुलिस का। दिल्ली पुलिस नहीं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पुलिस इनके हवाले की है। आज जब आते हैं छापा मारने आते हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लेके आते हैं, कहते हैं फोर्स दे दी, छापे मार लिए, छापा मारने के बाद केस भी कराएंगे ना आपके ऊपर, कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट में 10 साल तक फैसला नहीं होते, तो लोग कहां से डरेंगे? इसलिए हमने स्पेशल कोर्ट दो, यानी पहले स्पेशल लॉ दिया, फिर स्पेशल फोर्स दी, फिर स्पेशल कोर्ट दी। इस फंदे में ला करके आज जनता का शोषण किया और उनका क्लेम है आज कि 55% चोरी जो थी वो कम करके हमने 15% कर दी। अब आपकी बात को 15% चोरी ले आया और आपका ये कहना है 1% चोरी कम करने से कंपनी को 100 करोड़ रुपया ईयरली एडिशनल रेवेन्यू होता है, अतिरिक्त आय होती है। तो आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है 40% चोरी कमी हुई, 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोड़, ये हो जाता है 4000 करोड़। ये 4000 करोड़ पैसा कहां गया है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। ये 4000 करोड़ पर आपका अधिकार था, मेरा अधिकार था, जो ईमानदारी से बिजली का बिल देता है। जो पहले बिजली चोरी करते थे उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे बिजली का रेट 2 रुपए हो या 10 रुपए हो, उन्होंने तो चोरी करनी है। उनकी चोरी की हुई बिजली का बर्डन आपके ऊपर पड़ता है, मेरे ऊपर पड़ता है, ईमानदार जो व्यक्ति पेमेंट करते हैं उन पर पड़ता है। इसलिए हमारा ये कहना है ये 4000 करोड़ जो हम देते हैं एडिशनल बर्डन, वो हमें ट्रांसफर होना चाहिए था। उसके कारण हमारी बिजली की दरें काफी कम जानी चाहिए थी, किंतु यहां की लगाया इस बात का पब्लिक जानना चाहती है। मित्रों, मेरी बहनों, ये बात घर घर आपने बतानी है। आज यदि ये भ्रष्टाचार ना हो तो बिजली का बिल आपका आधा हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल जी ने घोषणा की है कि हम सत्ता में आएंगे तो आते ही पहले ही दिन आपके बिजली के बिल 30% कम करके देंगे। 30% कम। ये संदेशा कहा जा दीजिए ना, भाजपा आएगी 30% बिजली के बिल घटाएगी, और वो भी कोई जादू टोना नहीं है, बता रहा मैं। ये भ्रष्टाचार रोकेंगे, मिसमैनेजमेंट रोकेंगे और सीधा सीधा हमें लाभ होगा। और ये जो एडिशनल रेवेन्यू होता है ये आपके ऊपर ट्रांसफर करेंगे, अपने ये बिल कम करके आपको। इसी प्रकार से पानी की बात कर रहा हूं, मुझे ध्यान है मैं C4C में मेरे फ्लैट में मेरा बिल 5 रुपया आता था, अल्टीमेटली बढ़ाने के बाद 10-11 रुपया हो गए, इसके ऊपर नहीं है। किंतु जब से सत्ता में आए हैं, आज वही बिल जो है पानी का, मैं आपका कितना बिल आता आपको ज्यादा पता हो। मेरा फ्लैट जो है आज का रहता नहीं मैं वहां पर, सवेरे 7 बजे खुलता है, 1 बजे बंद हो जाता है, कोई नहाता नहीं। यही होगा, आप जैसे कार्यकर्ता आते हैं, कोई पानी पीता होगा, कोई हाथ धोता होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किंतु मेरे उस कार्यालय का पानी का बिल जो पहले 5 रुपए 10 रुपए आता था, आज 150 रुपए बिल आता है मंथली के लौट कर 150 रुपए मंथली, यानी कितना गुना हो गया? 11 गुना, 10 गुना। कितने बड़े बिल इसमें सारे समझिएगा। जैसे पहले इन्होंने बिल बढ़ा करके बिजली का निजीकरण करके हवाले किया था, आज पहले से बिल बढ़ा करके आने वाली कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनसे पैसे काट करके निजीकरण कर रहे हैं पानी का, जिसका मैं आज तक विरोध किया, होने नहीं दिया सदन के अंदर, सदन चलने नहीं दिया हमने, किंतु की योजना चलने की। आज उसे बचना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाइए, हम गारंटी देते हैं निजीकरण पानी का नहीं होने देंगे, आपकी किस्तें कम करेंगे। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, ये छोटी छोटी बातें आपने बतानी है जाकर के अपने पब्लिक के बीच में। मेरे प्यारे बहनों भाइयों,
इस बिजली और पानी के अतिरिक्त दिल्ली के अंदर जो आम व्यक्ति, खासतौर से मेरी बहनें, दहशत के माहौल के अंदर जी रही है। जिस प्रकार का आज वातावरण दिल्ली का बना है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आज जिस प्रकार से बहनों का अपमान किया जाता सरेआम, जिस प्रकार से आज रोज नित्य नए छेड़खानी और बलात्कार के केस दिल्ली के अंदर नजर आ रहे हैं, वो शर्मनाक। हमारा मस्तक झुक जाता, वो भी तब जब दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है महिला मुख्यमंत्री, और महिला मुख्यमंत्री कहती हैं मेरी बेटी भी दिल्ली से सुरक्षित। ये और भी शर्मनाक है। यदि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है तो मेरी बहन और मेरी बेटी कहां से सुरक्षित होगी? शर्मनाक होना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही विनती कर रहा हूं कि ये जो बातें हैं मंच से हम आपको बता रहे हैं, आपने मंच से नहीं बोलना। आपने तो यहां पर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता है, एक एक गली का कार्यकर्ता है। आपके दिन में केवल मात्र 25-50 मकान आते हैं। उन 50 मकानों के अंदर आपने हर घर जाना है। शाम को 4, सवेरे 4, जिस दिन मौका मिले उस दिन पड़ोस में चले गए। आपके पड़ोस के 50 मकान है, उनके साथ गपशप करनी है, चाय पीनी है, ये सारी बातें बतानी है। वही प्रचार है वहां। आपने देखा होगा पिछला चुनाव हुआ कॉर्पोरेशन का, आपने 5000 की संख्या से बहन रजनी मंगवानी की आपने जिताया। आपको लगता था बहुत बड़ा कंपेन हो रहा है। हमारे मंडल के सभी लोग लगे हुए थे, 50 लोग नहीं आता था, किंतु घर घर जाते थे सभी कार्यकर्ता। वही अपील आपसे कर रहा हूं। आज जो अध्यक्ष जी ने हमारे रिपोर्टिंग लेने की उसे वर्कशॉप उन्होंने किया, मैं वो जो संभालने वाले हैं वो हफ्ते के अंदर एक बार चाय को जरूर करें। मीटिंग की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। रात को घर से बाहर निकले 2 मिनट तो और जगह बैठते हैं, 15 मिनट आधा घंटा बैठे आप चाय पर अपनी योजना बनाई, क्या प्रोग्रेस है। आपको हर गली के बारे में सुख दुख की जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी आप रजनी जी को दें, मुझे दें, हम भी उसके अंदर सहभागी हों। ये करना। और जो हमारे 20-25 पोलिंग बूथ का इंचार्ज है, उसने क्या करना है, रात को खाना खाने के बाद निकले, बैठे अपनी गली में तो 20 मकान, आज 10 के साथ, कल दूसरे 10 के साथ। यानी आपका ये जो व्यवहार है, कंटेक्ट है, वो चाहिए। आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसलिए मैं आपसे आग्रह, जो कार्यकर्ता से उम्मीद करती है पार्टी, वो आपके सामने रखा। आने वाले चुनाव के अंदर नेशनल मुद्दे भी आएंगे। मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता, जैसे मैंने बताया। हम सत्ता में आने वाले हैं, ये जितना मर्जी कुछ भी कर लें। श्रीमान मोदी जी ने जो करके दिखाया है ना, उसके 2 उदाहरण दे देता हूं, वो भी आपको पूछे क्यों मोदी। देखिए, मोदी जी को जितने अवार्ड मिले हैं ना, वो केंद्र सरकार ने दी, हमने नहीं दिया। आज वो प्रधान है मोदी जी, उनको नहीं पता था मोदी जी राष्ट्रीय नेता मंत्र के आते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अच्छी बिजली पैदा करने और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पहला अवार्ड जो केंद्र सरकार ने दिया है, वो मोदी जी को दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहला अवार्ड जो है हिंदुस्तान का मोदी जी को दिया गया है। आपको हैरानी होगी, जो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें सपने दिखाए थे कि हमारे देश के अंदर अकाल समाप्त हो जाएगा जीवन पर्यंत के लिए, जब हम नदियों को जोड़ने का काम करें। आज यदि नदियों को जोड़ने का काम किसी ने करके दिखाया है, तो केवल मात्र गुजरात के अंदर दोनों नदियों को जोड़ के दिखाया, जहां कभी अब अकाल नहीं पड़े, उसका अवार्ड उनको मिला। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए उन्होंने 16% की ग्रोथ रेट दी है, जबकि हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट जो है केवल मात्र 2.5% है। इसके लिए उनको अवार्ड मिला। आज उससे आगे बढ़ गए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान साहब, उन्होंने 18.5% का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट किया। हिंदुस्तान का एवरेज 2.5% है। आप सोचिए जरा, चौहान जी ने 18.5% किया है, मोदी जी ने 16% किया है, और 13.5% किया है
हमारे रमन सिंह जी ने, इनकी एवरेज यदि निकाल लें तो हिंदुस्तान की एवरेज 2.5 से कम होकर के 1.5% आ जाती है, यानी देश की एवरेज 1%, और जब भाजपा सत्ता में है तो वहां पर एवरेज आती है 16%, 17%। ये ग्रोथ रेट की है, यानी इस प्रकार के काम उन्होंने किए हैं। आज वहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है सबसे हाईएस्ट वहां पर माना जाता है गुजरात के अंदर। और सबसे बड़ी मेरी बहनों, आपके लिए जो कहना चाह रहा हूं, मैंने गुजरात में अहमदाबाद और आसपास के इलाकों के अंदर जाकर के देखा है, रात को 12 बजे 1 बजे नौजवान लड़कियां एक्टिवा चला करके शादियां अटेंड कर रही हैं। कोई क्या महाराज किसी की आंख पर उठा करके देख ले, इस प्रकार का कानूनी व्यवस्था वहां पर की है, जिसके लिए उनके सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार केंद्र सरकार ने दिया। हत्याएं पोखरा के अंदर होती हैं, अरेस्ट आके मोदी जी को यहां से करके लेके जाते हैं। ये करिश्मा पे देखा गया। आतंकवादी कहीं का आतंकवाद नहीं कर रहा है, और इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, उनके सुविधा के पकड़ के आती है। जो उनका राष्ट्रवादी एप्टीट्यूड है, प्रखर राष्ट्रवाद के जो वो एक प्रवक्ता के रूप में आज उभर करके देश के अंदर आए हैं, आज हर वर्ग के लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। आपको जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि मोहम्मद ने अपील की है, वो अप्रोच कर रहे हैं और अपने साधन अडॉप्ट करके निकले हैं कि हमारे मोहम्मद देश के अंदर सुरक्षित रहेंगे यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। आज ये उनका ये है, वो ये कहते हैं वहां पर एक कांड हुआ गोधरा के अंदर, उसके बाद राइट हुए, किंतु गुजरात के अंदर मैं उन लोगों के अंदर जाके बैठा हूं मेरे दोस्तों, कालूपुर के अंदर जो मुझे कोई नहीं जानता, ढाबे पर चाय पिए मैंने जगह जगह, मैंने उनसे मोदी जी के खिलाफ अपने आप को बता करके उनके विचार जानने की कोशिश की है। आप जानते हो उन्होंने क्या कहा मुझे? कहते छोड़िए ना बाबू यार, आपको क्या पता क्या हुआ? कहते हैं मैं आपको बताता हूं, ये गुजरात के अंदर कोई 15 दिन ऐसे नहीं गए पिछले 100 साल का इतिहास दिखाइए कि अंग्रेजों के शासन में भी जब यहां पर राइट अनाउंस कर 15 दिन का कोई वक्त नहीं निकला। यहां का बच्चा पैदा होने पर या तो मां शब्द बोलता है और दूसरा शब्द सीखता है तो कर्फ्यू, उसे इतना कर्फ्यू के बारे में जानकारी होती है। दिनों का बच्चा कर्फ्यू बोलता है, प्रतिदिन कर्फ्यू लगा करते थे, किंतु जिस दिन से मोदी जी इंसिडेंट के बाद आज तक इतने सालों के अंदर एक भी राइट वहां पर नहीं हुआ, एक बार भी वहां पर कर्फ्यू नहीं लगा। कर्फ्यू तो बहुत दूर की बात है, राइट ही नहीं हुआ। ये उनका कहना है, हमें क्या लेना, हमारा यहाँ पर उद्धार हो गया, हम भूखों मरते थे, आज हम खुशहाल हो गए मोदी जी के आने पर, सबको रोजगार मिल रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? इस प्रकार की बातें कालूपुर के अंदर मुझे मॉनिटर लोगों ने कही है, मैं इसलिए आपको स्वीकार करता हूं। कान के सामने पब्लिक झुकती है, मोदी जी ने काम करके दिखाया। आज वहां के लोग ये कहते हैं मोदी जी आप जाके देश संभालिए, आपने जिस प्रकार से गुजरात को बनाया है ठीक उसी प्रकार से देश को बना के दीजिएगा तो देश की उन्नति कितनी होगी विश्व का कोई व्यक्ति होगी। पहले आपने अटल जी को देखा, आज आपको शासन मिलेगा मोदी जी का और दो कदम आगे बढ़े। मुझे वो दिन याद है जब अटल जी ने आते ही अणुबम विस्फोट किया, याद है अणुबम विस्फोट किया था, विश्व की सबसे बड़ी 6 ताकत के अंदर छठी ताकत के रूप में देश हमारा उभर करके आया। और उस स्वाभिमान के सामने जो हमारे देश के वासी थे, अलग अलग देशों के अंदर रह रहे थे, दब करके रह रहे थे, अपनी नागरिकता छुपा करके करते, इंडियन लिखने के बजाय एशियन लिख के गुजारा कर रहे थे। वही नागरिक पूरे विश्व के अंदर जहां रह रहे हैं, उस अणु विस्फोट के पश्चात 2 कदम उछल करके चलने लगे और गर्व से लिखने लगे वी आर इंडियन। ये था अंतर।
जो उनके एक काम के कारण पूरे विश्व के अंदर आ गया। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। मुझे वो दिन भी याद है, हिंदुस्तान की तेज तरार कही जाने वाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कई बार अमेरिका के अंदर बैठ करके इंतजार करके बिना मिले राष्ट्रपति से वापिस आ जाती। ये हमारा मगर ये इज्जत थी विश्व के अंदर। और अटल जी ने हमारे देश का मस्तक इतना ऊंचा कर दिया कि अमेरिकन प्रधानमंत्री केवल मात्र सलाह नहीं, विश्व के मुद्दों पर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ टेलीफोन से मिलाकर उनसे सलाह करते थे। ये होता है अटल जी का। मुझे वो भी याद है जब अमेरिका भौचक्का रह गया, उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि अब हिंदुस्तान अणुशक्ति बन गया। उनको ये चिंता हुई कि अणुशक्ति तो बन गया, इन्होंने जो विस्फोट किया, हम विश्व के सबसे बड़े दादा हैं, कानून का हमारे पता नहीं लगा, इसकी बड़ी चिंता थी। और आनंद फानंद के अंदर उन्होंने, आपको ध्यान होगा, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, बाकी देशों ने उनके साथ लगा दिए। कांग्रेस ही कहने लगे थे ये जनसंघियों को शासन करना नहीं आता, ये सारे दुश्मन पैदा कर रहे हैं। किंतु मित्रों याद कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। उन्होंने रिसर्च एंड बॉन्ड जारी किए थे, अपील की थी देशवासियों को जो बाहर बैठे हैं कि देश की जरूरत है, आज आप देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे देश के मूल वासियों ने विदेश से एक सप्ताह के अंदर इतना पैसा हिंदुस्तान फेंक दिया जितना अमेरिका में 5 साल के अंदर नहीं देता, 1 साल 6 हफ्ते के अंदर। अमेरिका है ना, हमारी ये सहायता वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी बड़ी बिक्री हो रही थी विश्व के अंदर। और उन्होंने मैसेज देना शुरू किया करने के बाद कि आप जरा अपील कर दो कि हमारी ये रेस्ट्रिक्शन विड्रॉ कर दें, हम वापस कर दें। आप जानते हैं क्या जवाब दिया? बहुत खरा जवाब दिया था। ये सुन लीजिए अमेरिकन वासियों, वो दिन लग गए जब हम अमेरिकन गेहूं PL 480 की खाते थे या ऑस्ट्रेलियन चिपकी हुई लाल गेहूं खाते थे, लाइन में खड़े होकर के पूरा दिन लेते थे 10 किलो। वो दिन समाप्त हो गए। हमारे देश के किसान ने अपना लहू और पसीना बहा करके इतना पैदा कर दिया है, आज हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट है। हमें अमेरिका की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है अमेरिका को, हमारी जरूरत है अमेरिका को, हमारी जरूरत है। कैसे जरूरत है कि अमेरिका के साइंटिस्ट, नासा के अंदर सबसे ज्यादा साइंटिस्ट हिंदुस्तान के हैं, वो हिंदुस्तान पर निर्भर करते हैं। और वहां पर डॉक्टर जो है मेजोरिटी हिंदुस्तान के हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर हिंदुस्तानी हैं, वहां के इंजीनियर अधिकांशता हिंदुस्तानी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स जो है वहां पर वो हिंदुस्तान के हैं। आप चिंता कीजिए, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और आप जानिए, अमेरिका ने झक मार करके, गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने स्वास्थ्य के लिए सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन वापस लिए। अटल जी के कहने से नहीं, अपने आप वापस लेने पड़े। ये होगा, आप दमदार काम करें तो विश्व आपके सामने झुकेगा। और मोदी जी और भी लोग तेजी से चलने वाले हैं। इसलिए मोदी जी के आने पर हमारा विश्व के अंदर सबसे ऊंचा स्थान होगा। ये आज पूरा हिंदुस्तान विजुलाइज कर रहा है, ऐसी आशा लगा करके बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के रहते हुए हमें पार्लियामेंट के अंदर तो मेजोरिटी आने वाली है, कोई रोक नहीं सकता, किंतु दिल्ली के अंदर उसका पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। इस लाभ को भी आप एनकैश करें, उनके नाम को भी एनकैश करें। और ये छोटे छोटे मुद्दे जो हैं इनको आप पब्लिक के सामने रखें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पार्टी इस मंडल का, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, पार्टी ने चुनाव लड़ना, व्यक्ति ने चुनाव नहीं लड़ना होता, कार्यकर्ता ने काम करना होता, व्यक्ति के लिए नहीं करना होता, पार्टी के लिए करना होता। हम उसी प्रकार की तैयारी करें कि इस बार इस वार्ड से हम 5 लाख से जीते थे, तो अगली बार हम 2 लाख का मार्जिन बढ़ा करके इस वार्ड से जिताएंगे। ये निश्चय करके आप यहां से जाएं। मेरा
एक आपको आशीर्वाद तो नहीं कह सकता, इतना बुजुर्ग नहीं हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जिस प्रकार से इस मंडल के कार्यकर्ता लगते हैं व्यक्तिगत रूप से, उसी प्रकार से आप लगेंगे। इस बार आपका बातचीत 2000 निश्चित रूप से बढ़ करके आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ही आपने मेरी बात अदब से सुनी। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और आपसे अंत में अपील करता हूं। अपील ये कर रहा हूं, ये जो 5% बिजली की कीमतें बढ़ाई है कोई औचित्य नहीं है इसके बारे में। आपको पता है पहले हमारे टीआरपी ने एक उन्होंने विजेंद्र सिंह थे, उन्होंने कहा था कि कीमतें 20% डाउन की जाए। ये कंपनियां डबल सेटअप अकाउंट उठ सकती हैं, यानी जाली अकाउंट उठ सकती है। जब इन्होंने सरकार से कोई सहायता लेनी है तो एक सेटअप अकाउंट को निकालते हैं, जब पब्लिक को दिखाना है कि हमारे महंगाई और घाटे बढ़ गए हैं तो दूसरा सेक्टर अकाउंट निकालते हैं। इसलिए इन पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। आज भी इन्होंने कीमतें बढ़ाई है, उसका कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी यदि इस बार इन्होंने कीमतें बढ़ाई हम रामलीला मैदान के अंदर रैली करेंगे, इनको मजबूत कर देंगे। पहले वो करके 5% रॉयल्टी, 4% जो चार्जेस ले रहे थे उनको कम कर दिया। अब केवल मामले 1% रही है। आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो 1% भी डाउन जाएंगी, इनको कीमतें कम भी करनी पड़ सकती हैं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने बिजली आंदोलन के रूप में इस बिजली की महंगाई के विरोध के अंदर एक ही मुद्दे पर रैली आयोजित की गई है रामलीला मैदान। 10 बजे रैली का टाइम है। हमारे यहाँ से बसें जाएंगी, हमारे मंदिर जो है वहां से 9:30 बजे बस चलाएंगे, 9 बजे का टाइम दे रहे हैं पब्लिक को, वहां से बस चलाएंगे, अलग अलग स्थानों से बसें चलाएंगे। हमारे इलाके से 25 बसें ऑलरेडी हमने तैयार कर ली है, यहाँ से भरती जाएंगी। मेरी आपसे निवेदन है, आप अपना शेड्यूल थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। हम चिल्लाते हैं, पब्लिक में आप जाते हैं, उनको बताते हैं, किंतु ये भी आपको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। एक दिन आप व्यक्तिगत कार्यक्रम अपने रोक करके आने वाली 11 तारीख को रविवार के दिन प्रातः 9 बजे आप तैयार होकर के बसों के अंदर आइएगा। 10 बजे वहां पर आप पहुंचेंगे और वहां से 12:30 बजे रैली समाप्त होगी। वापसी आप 1:30 बजे तक घर पहुंचेंगे, 1:30 और 2 के बीच में। ये एक व्यवस्था रहेगी। मेरी आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप अपने सारे कार्यक्रम इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिएगा कि उस दिन हमने प्रातः 9 से 2 बजे तक पार्टी के लिए, अपने लिए, पब्लिक के लिए बिजली की दरों को कम कराने के लिए इस रैली के अंदर जाना है। ये मेरी आपसे कर्तव्य निवेदन है। मैं आशा करूँ आप सब जाएंगे। यदि कोई विशेष दिक्कत ना हो, इसकी उनकी अलग बात है, किंतु मैं आपसे चाहूंगा आप हाथ खड़ा करके इसका समर्थन करेंगे। आप जो जाने वाले हैं हाथ खड़ा करें मेरे पास। देखिए अध्यक्ष 2 बसों का रोक 3 बसे। धन्यवाद। अब कार्यक्रम समाप्ति पर है। सभी इसके पश्चात भोजन करके जाएंगे। भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, थोड़ी जगह टाइट रहेगी। 5-10 मिनट वेट करके किसी बाद में जाए, बड़े आराम से खाना खाते जाए, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। अंत में कुछ नारे मेरे सामने हाथ लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पुष्टि का उठा करके जोश के साथ, खरोश के साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। यहाँ पर आई सारी बहनों से प्रार्थना है। 8 अगस्त को हम डीजे मना रहे हैं C4E पार्क में। वहाँ पर सारी मेरी जितनी बहनें हैं सज धज कर आएंगी और वहाँ पर झूला झूलेंगे और खाने 9 अगस्त को मेरी सारी बहनें C4E पार्क में आएंगी। हम उस पर खड़े उतरेंगे और पीछे से भी अच्छा रिजल्ट देंगे
और भारतीय जनता को इनके नेतृत्व में रामलीला मैदान अवश्य पहुंचना है। जो बाद का आधा कार्य है वो परमात्मा की कृपा से होगा, लेकिन पहले का आधा कार्य हम सब आपको जो ये संगठन रूपी माला के जो मणके हैं, माला को चमकाने का जो कार्य आदरणीय जगदीश मुखी जी कर रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी सत्यनारायण ढंग जी कर रहे हैं, हमारी बहन रजनी मोहतानी जी कर रही हैं। तो मैं आप सबका भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने